हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर के ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन, जिसको हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 2,3,4, के का माध्य के है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें समांतर माध्य दिया हुआ है इन संख्याओं का वो के है और आपको ज्ञात करना है बहुलक। तो आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाना है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो आपको देखना है जो हमारे पास समांतर माध्य है वो पहले ही के दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, के लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, संख्याओं का योग लिखेंगे। संख्याओं का योग ये 2 और 3 5 और 4 9 और 9 में इस के को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे 9 प्लस के। इसके बाद ये कितनी संख्या है, 4 संख्या, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और इसके नीचे ना 1 मानकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई 4 की इधर करेंगे तो ये होगा 4 के, और इस 1 की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इधर करेंगे, पहले 9 और फिर इस के में करेंगे तो ये 1 के होगा। अब क्या करेंगे, इस के की दोनों वैल्यू को एक साइड रखेंगे। जब ये वाला के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और इस 4 के से एक के को घटाएंगे तो इधर बचेगा 3 के। तो 3 के बराबर होगा 9 और हम क्या करेंगे, के बराबर ये जो 3 है इस 3 को 9 की डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 तिया 9। तो अब होगा क्या, ये वाला जो के है तो इस के की जगह भी 3 होगा, यानी इस के का जो मान है वो 3 होगा। अब ये जो संख्याएं होंगी यहाँ पर 2 होगा, 2 के बाद ये 3 और 3 के बाद ये 4 और 4 के बाद वापस ये जो के है इस के की वैल्यू है 3। तो अब यहाँ पर इन संख्याओं के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सभी आंकड़े अलग अलग दिए हुए हैं तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको देखना है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही संख्या हमारा बहुलक होगी। तो इन चारों संख्याओं में 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है, इसलिए बहुलक जो होगा वो 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि i इज इक्वल टू 7/3 जे और j इज इक्वल टू 9/5 के है तो i अनुपात j अनुपात k का अनुपात ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आई में और जे में, ये आई इज इक्वल टू 7/3 जे दिखाया है तो हम लिखेंगे आई अनुपात जे बराबर ये 3 और 7 जो है, पहले हम 7 लिखेंगे फिर लिखेंगे 3। इसके बाद ये दूसरा अनुपात जो है ये जे इज इक्वल टू 9/5 के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहले वाला ये वाला जे लिखेंगे तो जे अनुपात के बराबर लिखेंगे 9/5 यानी 9/5। इसके बाद क्या करना है, आई अनुपात जे अनुपात के बनाना है तो हम लिखेंगे आई अनुपात जे अनुपात के। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से गुना करेंगे इनकी। पहले इस 7 की 9 से गुना करेंगे, 7 9 63। इसके बाद गुना करेंगे इस 9 की 3 से, 7 या 21, और फिर इस 3 की 5 से गुना करेंगे, 3 पंजे 15। अब क्या करना है कि इनको 3 3 से डिवाइड करेंगे, 21 या 63, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो जो हमारा अनुपात होगा आई अनुपात जे अनुपात के होगा 21:7:15। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो ये ओरिजिनल रेशो जो होगा हमारा वो 21:7:15 होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, बट इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा वो 21:7:15 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 16:20 और 24 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 16, 20 और 24 को डिवाइड करने वाली इन सभी ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन सभी को डिवाइड कर सकती है। यदि हम 4 की बात करें तो 4 16 को भी डिवाइड कर सकता है, 5 को भी डिवाइड कर सकता है और इस 24 को भी डिवाइड कर सकता है। तो जो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा वो 4 होगा। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इस 16 को लिखेंगे 4 गुना 4, 20 को लिखेंगे हम 5 गुना 4 और 24 को लिखेंगे हम 6 गुना 4।
तो देखना ये है कि इन सभी में जो कॉमन फैक्टर है वो 4 है, इसलिए सबका जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आधार 5 सेंटीमीटर है। तो दिए गए आधार के संलग्न त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, और जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आपको इस सवाल के अंदर क्या करना है? हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही दिया हुआ है 35, तो हम एक ही जगह क्या करेंगे? 35 रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ये वाला 1/2 लेंगे और ये आधार जो है हमारा वो 5 है और जो ऊंचाई है हम इसको h मान लेंगे। अब क्या करना है? इस 5 से यहाँ पर भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब ये जो 2 बचा हुआ है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 2 सत्ते 14 होगा, और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो h 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो जो h की वैल्यू यानी जो त्रिभुज का आधार और ऊंचाई होगी, वो आधार तो 5 है तो ऊंचाई जो होगी हमारी 14 सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको इन संख्याओं का बहुलक ज्ञात करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि इन सभी दी गई संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, सबसे ज़्यादा बार आई है। तो हम देखेंगे कि 17 जो यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया हुआ 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 है। तो 4 जगह यहाँ पर 17 रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 और ये 4। अब ऐसी कोई और संख्या नहीं है जो 4 बार रिपीट हुई है, तो सबसे ज़्यादा बार 17 रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 17 होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक समान जूतों की 1 दर्जन जोड़ियों के संयुक्त मूल्य 7200 रुपये पर 20% की छूट दी जाती है। 1440 रुपये में ऐसे कितनी जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो कॉस्ट दी हुई है ये वाली, ये 1 दर्जन जोड़ियों का अंकित मूल्य है। 1 दर्जन जोड़ी मतलब 12 जोड़ी जूतियों का मूल्य है। तो आपको करना क्या है? इसको सबसे पहले 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करने पर जो एक जोड़ी जूतों का मूल्य होगा 12 छंग 72, तो एक जोड़ी जूतों की जो कॉस्ट होगी वो 600 रुपये होगी। अब ये 600 रुपये के जो जूते हैं वो 20% की छूट पर बेच दिए जाते हैं। 20% की छूट देने का मतलब है कि हम 80% की वैल्यू ही प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्रय मूल्य है 600 रुपये है, और 20% की छूट देने के बाद ये हम 80% वैल्यू पर बेचते हैं। तो 80% की जो वैल्यू होगी, इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। अब क्या करना है? इस 60 की गुना करेंगे 8 से, 8 0 0 और 8 छंग 48। तो हमारी जो एक जोड़ी जूतों की सेलिंग प्राइस होगी वो 480 रुपये होगी। सवाल वाले ने कहा है कि 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। तो एक जोड़ी जूतों की जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो 480 रुपये है। तो 1440 की ज्ञात करने के लिए हम 1440 रुपये को इस 480 से भाग करेंगे। सबसे पहले इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, और 48 तिया होते हैं 144, तो यहाँ पर जो होगा वो 3 रुपये होगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3 जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं 1440 रुपये में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 15 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरह के सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि जो इसका कर्ण है यानी ये वाली साइड वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर की है। अब क्वेश्चन के अंदर बताया कि आधार की जो लंबाई है मतलब ये वाली जो साइड है इसकी ऊंचाई से 3 अधिक है, तो ऊंचाई ये है और ये है हमारा आधार। तो आपको ना दो संख्याएं इस तरह से लेनी है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है ये लंब का और आधार का वो कितना होना चाहिए? 3, क्योंकि बताया गया है कि आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर ये फॉर्मूला हमेशा लागू होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखना है कि जो 15 है ये हमारा कर्ण है और इसका स्क्वायर कितना होगा 225। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लंब है और ये आधार, इन दोनों की भुजाओं के वर्गों का जोड़ भी 225 होगा। तो आपको दो संख्याएं इस हिसाब से लेनी है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ 225 हो और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 3 हो। तो हम ऐसी जो संख्याएं हैं वो 12 और 9 है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 9 का स्क्वायर होता है 81, और 12 का स्क्वायर 144 में यदि हम 81 को जोड़ते हैं तो दोनों का टोटल 225 होगा और इन दोनों का जो अंतर है वो भी 3 है। इसलिए ये जो हमारी साइड है 12 और 9 इस सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसलिए जो हमारी ऊंचाई होगी वो 12 होगी, सॉरी ये 12 होगी आधार और ये ऊंचाई 9 होगी, क्योंकि सवाल के अंदर बताया गया है कि जो आधार है वो हमारा 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम क्या करते हैं, ये 12 कर लेते हैं और ये 9 करेंगे और ये 15 है। अब चूंकि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है हमारा 12 है और ऊंचाई कितनी है 9 है। तो हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 6 की 9 से गुना करेंगे तो 54 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू करके वे कार्य पूरा होने तक एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो ए और बी को कार्य को पूरा करने में कितना समय दिन में लगेगा। तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले एक दिन कार्य ए करता है और एक दिन कार्य बी करता है, यानी एक दिन कार्य ए करेगा और एक दिन कार्य बी करेगा। इस प्रकार दोनों मिलकर टोटल उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो 28 है और ये जो 35 है इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम होगा 140। अब इस 28 से 140 लाने के लिए कितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा आपको चेक करना है। 28 पंजे 140 5 बार और इस 35 से 35 चौक 140 4 बार, दोनों का टोटल होगा 9 और बटे में 140। अब आपको क्या करना है, इस 9 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि जो संख्या है वो 140 के आसपास तक आ जाए। तो अगर हम इसकी 15 से गुना करते हैं तो 15 निम्मा 135 होगा, यानी 135 होने के बाद भी अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 140 जो है 135 से 5 अधिक है। तो यानी कि 30 दिन तो कम हो चुका है, क्योंकि ये ए का और बी का ये 2 दिन का कार्य है और हमने क्योंकि 15 से गुना करी है तो 30 दिन तो हमारे ये हो चुके हैं। और 30 दिन कार्य होने के बाद हमने देखा कि हमारा 135/140 कार्य पूरा हो चुका है। अब यदि हम एक में से 135/140 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5/40 कार्य। इसको डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 और 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 और 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 अट्ठे 40। तो 1/28 काम अभी भी हमारा बचा हुआ है। अब ए की बारी है 31वें दिन कार्य करने की, क्योंकि ए का जो कार्य करने की कैपेसिटी है वो 28 दिन है। तो एक दिन में वो 1/28 भाग करेगा, यानी कि ये 1/28 भाग कार्य करने के लिए उसे एक दिन लगेगा। तो टोटल जो कार्य होगा 31 दिन में होगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टॉफियों को 8 या 10 के पैकेट में पैक करते समय एक टॉफी हमेशा बच जाती थी। यदि लोट में टॉफियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 से कम थी तो लोट में टॉफियों की कुल संख्या कितनी थी। आपको सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को सही तरह से समझना है कि किसी पार्टी के अंदर ना टॉफियों को पैक किया जा रहा है। अब यदि हम 8-8 की संख्या में टॉफी को पैक करते हैं तो भी एक टॉफी बच जाती है, और यदि हम 10-10 की संख्या में टॉफियों को पैक करते हैं तो भी एक संख्या बच जाती है, तो भी एक टॉफी बच जाती है। तो टॉफियों की जो संख्या है वो 250 से अधिक है किंतु 300 से कम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 8 का और 10 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 40। अब आपको 40 का टेबल ना इतनी बार पढ़ना है कि ये टेबल जो है 250 से अधिक हो जाए और 300 से कम। तो यदि हम इसकी 7 से गुना करते हैं 7 चौक 28 तो 380 होगा। अब ये चेक करना है कि ये जो संख्या है वो 250 से अधिक है किंतु 300 से ठीक कम है। अब सवाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हर बार वो बोला गया है कि पैक करते समय एक टॉफी हमेशा बच जाती है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक जोड़ सकते हो। 380 में यदि एक जोड़ेंगे तो आंसर होगा हमारा 381, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं। अंकित पंक्ति के प्रारंभ से 19वें स्थान पर है, पंक्ति के अंत से अंकित का स्थान क्या होगा। क्वेश्चन को समझना है। ये कहा गया है कि एक पंक्ति है यानी एक लाइन है, उस लाइन के अंदर टोटल मिलाकर के यदि बात करें तो इस तरह से 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अगर पंक्ति के प्रारंभ से यानी इधर से देखें तो वो 19वें स्थान पर है और अंत से देखें तो कौन से स्थान पर होगा, तो ये कहा गया है। तो आपको इस तरह के सवाल को करने के लिए ना एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कुल विद्यार्थी बराबर अंत से स्थान, हम केवल अंत से लिखेंगे, अंत से प्लस प्रारंभ से और -1, ये हमारा सूत्र होगा। पूरा सूत्र होता है विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर अंत से स्थान प्लस प्रारंभ से स्थान -1। तो सबसे पहले अब देखना है कि जो विद्यार्थियों की कुल संख्या है वो कितनी है, 50, और अंत से स्थान क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है बताना है, तो हम यहाँ पर केवल x मान लेते हैं। जो प्रारंभ से स्थान है वो 19 है और ये -1 है। यदि हम इस 19 से 1 को घटाएंगे तो 18 बचेगा और इस 18 को क्या करेंगे, इधर 50 की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। तो यदि हम 50 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ x बचेगा यानी अंत से स्थान, और 18 को घटाने पर 32 बचेगा। तो अंकित का जो पंक्ति में अंत से स्थान होगा वो 32वां होगा यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि 3 केजी सेब और 4 केजी संतरों का मूल्य 2210 है और 5 केजी सेब और 2 केजी संतरों का मूल्य 2175 है। तो 1 केजी सेब का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर भी 2 केजी संतरों का मूल्य है और यहाँ 5 केजी सेब का मूल्य है। यहाँ 1 केजी सेब का मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये जो संतरों का मूल्य है ये हम बराबर करेंगे संतरों की संख्या को। यहाँ 4 केजी संतरे हैं, यहाँ 2 केजी संतरे हैं, तो हम इन 2 केजी संतरों को 4 केजी संतरे बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसकी यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2175 गुना 2, तो जो वैल्यू होगी वो होगी 4350। अब इस 4350 से क्या करेंगे, ये वाला 2200 हम 10 घटा देंगे, तो 2210 घटाने पर जो वैल्यू होगी वो होगी 2140। अब क्योंकि जब हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो ये 10 केजी सेब की वैल्यू बनेगी, तो 10 केजी सेब में से इन 3 केजी सेब को घटाएंगे तो 7 केजी सेब बचते हैं। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 केजी सेब की वैल्यू आ जाएगी, तो ये होगी हमारी 7 या 21। अब 4 में टेबल नहीं पढ़ा जाएगा इसलिए 40 में टेबल पढ़ेंगे तो एक 0 लगाएंगे और 7 पंजे 35 चलेगा, तो ये आगे 5 बचेगा, 49 होगा, 7 सत्ते 49। तो ये हमारा फाइनल आंसर ही होगा। ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण x² - 6x + 5 = 0 के मूल क्या होंगे। आपको ना इस सवाल को बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना। आपको करना क्या है, बस आपको 2 संख्या सिलेक्ट करनी है। संख्या ऐसी सिलेक्ट करनी है कि यदि आप 2 संख्याओं की गुना करो तो ये वाला 5 आना चाहिए, ठीक है। और अगर उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ते हो तो जोड़ने के बाद टोटल जो है वो 6 आना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो दोनों संख्याओं का जोड़ इतना आना चाहिए और गुना करने के बाद जो संख्या यहाँ पर है उतना आना चाहिए। तो यदि आप 5 की 1 से गुना करते हो तो 5 आएगा, और यदि 5 को 1 में जोड़ते हो तो 6 आएगा। तो इसलिए इस समीकरण के जो परफेक्ट मूल होंगे वो 5 और 1 होंगे। अब देखना ये है कि ये नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो साइन बिल्कुल यहाँ पर है इस 6 के जस्ट आगे, ये जो मूल होंगे उसके अपोजिट होंगे। अगर यहाँ पर माइनस का 6x है तो जो हमारे आंसर होंगे वो प्लस के 5 और 1 होंगे, और अगर यहाँ पर प्लस का होता तो ये आंसर हमारे माइनस में होते। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है संख्या ये जो दी हुई है में बाएं से दाएं गिनने पर सम स्थानों पर आए रखे गए अंकों का योग क्या होगा। ध्यान से देखना है कि सवाल में कहा गया है कि ये जो संख्या अगर बाएं से देखते हैं, बाएं से का मतलब है इस 4 की तरफ से देखते हैं, तो जो बाएं से दाएं चलने पर सम स्थानों पर जो संख्याएं आई हैं हमें उन सभी संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को सही से समझने के लिए इसको लिख लेते हैं। संख्या है पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 8 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। सवाल में कहा गया है सम स्थानों पर रखे गए अंक, तो सम स्थान पर पहला 7 रखा गया है, फिर 8 रखा गया है, फिर 2 रखा गया है, उसके बाद 5 रखा गया। तो हम इस 7 को 8 के साथ जोड़ते हैं, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22। तो जो हमारा आंसर होगा वो 22 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे और वर्तमान आयु ज्ञात करने के बाद रेशो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर जो ये 5 गुनी लिखा है इसको लिखेंगे हम 5:1। इसके बाद ये 4 गुनी लिखा है इसको लिखेंगे 4:1। अब करना क्या है, ये जो 4 वर्ष बाद लिखा है सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और इन दोनों रेशो का अंतर लेंगे। इस 4 का और 1 का अंतर होगा 3 और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई के डिफरेंस से भाग करेंगे। 5 की 1 में गुना करेंगे 5 माइनस 4 की 1 में गुना करेंगे 4, इन दोनों का अंतर होगा 1। 1 से डिवाइड करेंगे और 1 से डिवाइड करने के बाद इनकी गुना करेंगे तो फाइनल आंसर यहाँ पर होगा 12। अब इस 12 की क्या करने हैं, हमें गुना करनी है इस 5 से। तो अविनाश की जो एज होगी वो होगी 12×5 = 60 और उसके पुत्र की जो एज होगी वो इस 12 से गुना करने पर होगी 12 और दोनों का क्योंकि औसत याद करना है तो जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। 60 और 12 होगा 72 और 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगी 36 वर्ष। तो इसलिए जो दोनों का औसत होगा वो 36 वर्ष यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह की आरआरबी ग्रुप डी की वीडियो का नोटिफिकेशन और ट्रिक वाइज सॉल्यूशन मिलता रहे तो हमारे चैनल में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही हमारे बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।